साहब, जैसा कि आप हमारे YouTube चैनल BBC स्टडी क्लासेस देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बायो केमिस्ट्री एंड साइंस पूरी डिटेल से पढ़ाई जाती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, नॉन स्ट्रोक का समीकरण। तो नॉन स्ट्रोक का समीकरण क्या कहता है? नॉन स्ट्रोक का समीकरण, इस समीकरण को सर्वप्रथम नॉन स्ट्रोक ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है, जिसके लिए नॉन स्ट्रोक ने इस समीकरण का प्रतिपादन किया था। अर्थात अगर हम किसी अर्ध इलेक्ट्रोड की बात करें, किसकी बात करें? अर्ध इलेक्ट्रोड की, तो अर्ध इलेक्ट्रोड में उसकी अगर हम वैद्युत चालकता है, उसकी सांद्रता किसके ऊपर निर्भर करती है? उसके धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करती है। तो माना किसी, क्या बताएंगे, माना किसी अर्ध इलेक्ट्रिक सेल के लिए, अर्ध सेल के लिए, अर्ध सेल के लिए, तो अर्ध सेल के जैसे हम अभिक्रिया लिख लेते हैं M, ये आपका क्या है? एक धातु है। कोई भी आपका अर्ध सेल इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये आपकी क्या है? एक धातु हम मान लेते हैं, मेटल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मेटल। जैसे हम इसे आयनाइज करेंगे तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी Mn आयन प्लस N इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर Mn आयन प्लस N आयन, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? M, ये ऐसे हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? अर्ध इलेक्ट्रोड सेल कहलाता है। अब इसके लिए उक्त समीकरण के लिए, उक्त समीकरण के लिए, उक्त समीकरण के लिए नॉन स्ट्रोक समीकरण से, इसके लिए नॉन स्ट्रोक समीकरण से, समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, इसमें जब हम इसे व्यक्त करेंगे तो यहां पर क्या क्या लिखेंगे? जैसे हमने पढ़ा है E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF एंटी लॉग, यहां पर M अपॉन Mn आयन, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? या E बराबर क्या लिखेंगे? E0 माइनस RT, जहां पर इसका हम मान रख देते हैं, तो मान क्या रखेंगे? देखिए 2.303 अपॉन यहां पर RT और NF, ये इसका, और यहां पर क्या लगाएंगे? log 10। इसका हम मान बदल देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? log 10, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका? Mn अपॉन Mn, यहाँ पर N आयन। अब ये आपको क्या कहलाता है? नॉन स्ट्रोक का समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? नॉन स्ट्रोक का समीकरण। उक्त समीकरण को हम लिख सकते हैं कि उक्त समीकरण को क्या कहते हैं? नॉन स्ट्रोक का समीकरण कहते हैं। जहां आपका E क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, R क्या कहलाता है? गैसीय स्थिरांक कहलाता है, और T क्या कहलाता है? आपका परमताप कहलाता है। क्या कहलाता है? परमताप। N क्या कहलाती है? अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। M क्या कहलाता है? वैद्युत फैराडे स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? फैराडे स्थिरांक। और M क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड की सांद्रता, और Mn क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड, वैद्युत इलेक्ट्रोड की सांद्रता। तो ये आप बता सकते हो। ये क्या कहलाता है? आपका नॉन स्ट्रोक का समीकरण कहलाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए, तो आप इसे बता सकते हैं।
तो अब इसके बाद आइए हम नॉन स्टॉक समीकरण के कुछ उपयोग देख लेते हैं। जैसे सेल की संपूर्ण मुक्त ऊर्जा की गणना की जा सकती है, सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना की जा सकती है, सेल द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की गणना की जा सकती है, और सेल के विद्युत वाहक बल पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना की जा सकती है, और सेल में पड़ने वाले ताप के प्रभाव का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, नॉन स्टॉक समीकरण के उपयोग होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं। तो आप इनकी सहायता से ये बता सकते हैं। अब जैसे संचारण, तो संचारण की परिभाषा क्या बताएंगे? जैसे कि आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि संचारण किसे कहते हैं। तो संचारण किसी भी धात्विक पदार्थ का वातावरण में उपस्थित नमी से तथा अशुद्धियों से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? आपका संचारण कहलाता है। आपने संचारण की परिभाषा बता सकते हैं, अर्थात किसी भी धात्विक पदार्थ या धातु का वातावरण में उपस्थित नमी या अशुद्धियों से क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने का हम सूत्र क्या बताएंगे? जैसे Fe2O3 into XH2O, ये कहलाता है आपका लोहे में जंग लगने का सूत्र कहलाता है, लोहे में जंग लगना। ठीक, ये आप बता सकते हैं संचारण की परिभाषा। अब संचारण को रोकने के उपाय और इसके प्रभावित करने वाले कारक, तो आइए देखते हैं संचारण को प्रभावित करने वाले कारक और उसे रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो देखिए, इसमें संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो आपकी धातु की प्रकृति, धातु में अशुद्धियां, धातुओं का आकार, और वायुमंडल की प्रकृति, और जल में CO2 की मात्रा। तो धातु की प्रकृति अर्थात धातु में जितनी अधिक अशुद्धियां होंगी या अम्लीय प्रवृत्ति की होगी या क्षारीय प्रवृत्ति की होगी, तो उन धातुओं में अगर अम्लीय प्रवृत्ति की है तो वह धातु क्या होगी? उतनी तीव्र गति से संचारित होगी, अर्थात उसका क्षरण उतनी तीव्र गति से होगा। इसी प्रकार आपकी धातु में अशुद्धियां, अगर धातु में अशुद्धियां बहुत अधिक उपस्थित हैं तो वह धातु क्या होगी? उतनी तीव्र गति से संचारित होगी। ठीक है। धातुओं का आकार, धातुओं की सतह यदि बहुत अधिक खुरदुरी है या टेढ़ी मेढ़ी है तो उसमें उन धातुओं में संचारण उतनी ही तीव्र गति से होगा। जबकि अगर उनकी सतह चिकनी और सतह बहुत चिकनी और समतल है तो वहां पर क्या होता है? आपका संचारण बहुत कम मात्रा में होगा। इसी प्रकार वायुमंडल की प्रकृति, यदि हमारे वायुमंडल में खारेपन की मात्रा या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसों की मात्रा बहुत अधिक हो तो हमारी वहां की धातुएं क्या होती हैं? बहुत तीव्र गति से संचारित होती हैं। ऐसे हमारे जल में अगर जैसे हमारे समुद्री जहाज होते हैं, है ना, तो अगर समुद्री जहाज या फिर आपके नदी तालाबों में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में घुली हो तब भी हमारी धातुएं क्या होती है? बहुत तीव्र गति से संचारित होती हैं। अब इनके बचाने के उपाय, इनको कैसे बचाया जा सकता है, इनको कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए, संचारण को रोकने के उपाय, तो इसे निम्नलिखित प्रकार से भी रोका जा सकता है। जैसे धातुओं की शुद्धता के आधार पर, यदि आपकी धातु पूरी तरह से शुद्ध है तो उसमें संचारण क्या होगा? बहुत कम मात्रा में होगा, अर्थात शुद्ध धातुओं का उपयोग करके आप संचारण को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी प्रकार मिश्र धातुएं बना करके भी संचारण को रोका जा सकता है, क्योंकि मिश्र धातुएं क्या होती हैं? आपकी प्रतिरोध कहलाती है, अर्थात आपकी जंग प्रतिरोधी कहलाती है। इसी प्रकार आपकी शुद्ध धातुएं भी जंग प्रतिरोधी कहलाती हैं। अवरोध उत्पन्न करके, जैसे कोई भी सतह है, जैसे हमारे घरों में लकड़ी के लोहे के दरवाजे लगे होते हैं तो उनमें हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। खिड़कियां होती हैं तो उनमें हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? काफी समय तक वो क्या बनी रहती है? सुरक्षित बनी रहती और खराब नहीं होती। नहीं तो देखो आप, जो हमारे घर में जहाँ पानी गिरता रहता है वहां के दरवाजे लोहे के जो भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे से खराब हो जाते हैं, जंग लग जाती है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो उनके मध्य क्या? वायुमंडल और धातु की सतह के मध्य अवरोध उत्पन्न करके भी धातुओं को क्या बचाया जा सकता है? जंग लगने से रोका जा सकता है।
ऐसे आपका बलिदानी संरक्षण, अर्थात कुछ अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का उपयोग करके हम किसी एक विशेष धातु को बचा सकते हैं। जैसे आपके पेट्रोल पंप के क्या होते हैं, टैंक होते हैं, तो उनके चारों ओर क्या कर दी जाती है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होती है, पहली धातु आपकी संक्षारित होती रहती है और दूसरी धातु जो आपकी आंतरिक भाग पर जैसे लोहा, वो क्या सुरक्षित बना रहता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, एक धातु को बलिदानी कर मतलब वो नष्ट होती रहती है, दूसरी धातु हमारी क्या बनी रहती है, सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है, तो ये बता सकते हैं ऐसे जंगरोधी विलयन बनाकर, तो जंगरोधी विलयन बनाकर के भी धातुओं को संक्षारण से रोका जा सकता है। तो आप इतना कर सकते हैं और इतना आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप